जो भी मैं परस्यू करने वाला था आफ्टर 10th, कॉम्पिटिटिवनेस वाज अ प्री रिक्विजिट। कॉम्पिटिटिव नेचर होना चाहिए। तो आई डोंट थिंक जेई से ज्यादा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आपको स्ट्रैटेजी सबसे परफेक्ट करने के लिए मल्टीपल पेपर्स देने पड़ेंगे एक एक्सपीरियंस लाने के लिए। तो हर एक पेपर में आप कुछ तो नई चीज सीखते हो और आप एंड एग्जाम में वो रेप्लिकेट कर सकते हो क्या विद द बेस्ट स्ट्रैटेजीज व्हाट वी सी। अगर आप पढ़ाई के बारे में सीरियस हो तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट में आपके बहुत मजे होने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास महाजन, को-फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ विराज एकेडमी। सबसे पहले आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। एंड आज इस सेशन में हम लोग इंटरेक्शन करने वाले हैं हमारे विराज टॉपर वेदांत मुद्रस, जो कि करंटली परस्यू कर रहा है बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट आईआईटी मद्रास। तो वेदांत, विराज एकेडमी की तरफ से तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू सर, और ग्रीटिंग्स टू ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स वाचिंग दिस पॉडकास्ट। तो जैसे कि आप सब ने वेदांत को विराज के अलग अलग वीडियोस में देखा होगा, वेदांत ने ऑल इंडिया रैंक 2812 सिक्योर किया जेई एडवांस में एंड आल्सो 99.91 परसेंटाइल इन जेई मेंस। तो वेदांत, आज के सेशन का सबसे पहला सवाल ये है कि तुम्हें कब ऐसा रियलाइज हुआ कि तुमने जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, एंड ऐसे क्या पॉइंट्स थे जिससे तुम्हें फील हुआ कि हाँ, जेई की प्रिपरेशन ही तुम्हारे लिए बेस्ट एक करियर पाथ हो सकता है? सर 9th और 10th में मुझे एक नेचुरल इंक्लिनेशन आया टुवर्ड्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, और जो भी मैं परस्यू करने वाला था आफ्टर 10th, कॉम्पिटिटिवनेस वाज अ प्री रिक्विजिट। तो मैंने यही सोचा था कि जो भी मैं परस्यू करूंगा उसमें कॉम्पिटिटिव नेचर होना चाहिए। तो आई डोंट थिंक जेई से ज्यादा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सो माय फर्स्ट रिस्पॉन्स टू दैट वाज कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में एक नेचुरल इंक्लिनेशन है और जेई ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव है, तो वो परस्यू करना एक नेचुरली था। ओके। अच्छा वेदांत, जैसे कि तुमने जब सोचा होगा कि जेई के लिए प्रिपेयर करना है, जैसे कि आई थिंक 2021 के मिड में जब तुम 9th होके 10th में जब आए थे, तो उस टाइम तुम्हारे सामने मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के ऑप्शन थे। तो विराज तक तुम्हारी जर्नी कैसी रही? विराज तक कैसे तुम पहुंचे? तो जैसे आपने बोला सर, 10th के मिड में वी स्टार्टेड टू एक्सप्लोर मेनी इंस्टीट्यूट्स, और ऑब्वियसली जब जेई का नाम आता है तब बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का नाम आता है। सो इनिशियली वी वेंट टू दोस इंस्टीट्यूट्स और हमने बातें की और 1-2 महीना वो चला, और बाद में वन ऑफ आवर फैमिली फ्रेंड्स हैड गॉट हिज जेई एडवांस रिजल्ट और उन्होंने रेकमेंड किया विराज एकेडमी। तो हमारा इनिशियल रिस्पॉन्स यही था कि देयर इज अ स्मॉल इंस्टीट्यूट, वील जस्ट एक्सप्लोर इट। तो हमने एक मीटिंग की वीएमएम सर के साथ ही, विकास महाजन सर और राम स्वरूप सर, जो दोनों फाउंडर्स हैं। और पहले ही मीटिंग में वो इतने जेन्युइन थे, उन्होंने इतनी क्लैरिटी दे दी एग्जाम के बारे में, और हमें जो मेन चीज अट्रैक्ट की वो थी पर्सनलाइज्ड अटेंशन जो विराज एकेडमी देता है ओवर एनी अदर इंस्टीट्यूट। So that is why our choice was instantaneously कि हम विराज एकेडमी ज्वाइन करेंगे। अच्छा वेदांत, ये प्रिपरेशन स्टार्ट होने के पहले, जैसे तुम 10th जो तुम्हारा स्कूलिंग रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना, मतलब क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है? जैसे स्कूल में क्या, किस पोजीशन पे तुम्हारा एकेडमिक परफॉर्मेंस रहा है? स्कूल सर 9th और 10th में आई वाज अ रियली गुड स्टूडेंट, मतलब बहुत ही स्टूडियस था। 10th में आई वॉज वन ऑफ द स्कूल टॉपर्स, मेरे 98% आए थे आईसीएसई बोर्ड में। सो मुझे नेचुरली इंक्लिनेशन था कि मैं पढ़ाई में जाऊँ, कोई फोर्स नहीं करता था एज सच पढ़ाई करने के लिए, इसलिए जेई एक सूटेबल पाथ था मेरे लिए, बिकॉज ऑफ इट्स कम्पिटिटिव नेचर, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रिलिंग नेचर यू कुड से। ऑन द बेसिस ऑफ माई 9th-10th परफॉर्मेंस आई चोज जेई एज अ ऑप्शन इन 11th, 10th and 12th। तो अभी बात करते हैं जेई के जर्नी की। तो इनिशियल जर्नी तुम्हारी कैसी रही जब तुमने जेई के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया? तो इनिशियल जर्नी के बारे में क्या बताना चाहोगे? सर इनिशियल जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी, क्योंकि आप जब ट्रांजिशन करते हो फ्रॉम 10th to 11th और आप जब 10th में एक टॉपर रह चुके हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इधर भी फोड़ दूंगा, ये आपका नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। बट ऐसा नहीं हुआ। इनिशियल मंथ्स में जब मैं बाकी लोगों के साथ बैठा जिन्होंने 9th और 10th में थोड़ा प्री फाउंडेशन किया हुआ था, तो आई रियलाइज्ड कि मेरी स्पीड बहुत कम है। इवन दो मैं एक टॉपर रह चुका हूँ, मुझे सब्जेक्ट का ग्रास्प अच्छा है, बट
इनिशियली आई वाज रियली धुंधला सा हो गया था इन द क्लास। मेरे से बहुत फास्टर बच्चे थे, मेरे से बहुत स्मार्टर थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट मैंने खुद को बैक किया है। आई हैव नॉट गिवन अप ओवर दिस कोर्स ऑफ 6 months। धीरे धीरे करके स्कोर बढ़ता है, दैट इज व्हाट यू शुड नो, कि अगर आप लगे रहोगे तो फिर धीरे धीरे करके आपका ग्राफ ऊपर जाएगा। इनिशियली सब लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है प्रोसेस, सो जस्ट ट्राई टू ब्लेंड इन। अच्छा, तो वेदांत, जो स्टूडेंट्स अभी करंटली 10th में हैं, जिनका स्कूल में एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है, एंड वो भी कहीं ना कहीं जैसे तुम्हारे जैसे ही एम करके चल रहे कि टॉप के IITs या फिर एम्स में सेलेक्ट होना है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए तुम क्या अपने एक्सपीरियंस से क्या बताना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा मैसेज यही है कि जितना जल्दी आपको रियलाइज होता है कि आपको ये प्रोसेस करनी है, द फर्स्ट थिंग यू शुड स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर इज सूटेबल मेंटर्स। तो आप बस इंस्टीट्यूट के नाम के ऊपर ना जाके आप इंस्टीट्यूट के अंदर क्या चल रहा है, कैसे पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिल रहा है आपको क्या मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, टीचर्स कैसे है, वो आपने एक्सप्लोर किया तो आपका जो पोटेंशियल है वो असली में जाके आप अचीव कर सकते हो। और जितनी जल्दी आपको समझते हो उतना बेटर है, क्योंकि आप बाकी कंपटीशन से आगे रहोगे। 10th के मिड में हो, 10th के स्टार्टिंग में हो, बी इट एनी टाइम, बट start looking out for institutes which are providing personalized attention and जो आपको मदद करे आपका पोटेंशियल सीख करने में। तो वेदांत, जैसे कि तुम्हारी जो इनिशियल जर्नी, जैसे दिवाली तक का जो समय बीता, उसके बाद जैसे होता है ग्रिप पकड़ में आ चुकी थी कि रोज पढ़ रहे, चीजें कर रहे, उसके बाद क्या चैलेंजेस फेस हुए, क्या ऑब्स्टेकल्स तुम्हारी इस प्रिपरेशन जर्नी में आए हैं जो तुम फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बताना चाहोगे? तो आफ्टर दिवाली जब एक स्केड्यूल बन गया था, एक फिक्स्ड रूटीन बन चुका था, तब मेजर ऑब्स्टेकल्स वर रिलेटिंग टू द पेपर्स। आप पेपर कैसे सॉल्व कर रहे हो, आप पेपर की स्ट्रैटेजी कैसे चेंज कर रहे हो। अगर आपके पेपर में एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की वजह से मार्क्स नहीं आ रहे, हाउ आर यू गोइंग टू चेंज इट। तो ये जो डिस्कशंस होते थे आफ्टर एवरी पेपर विद द मेंटर्स और टीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर एनालिसिस आफ्टर गिविंग ऑल द पेपर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेजर ऑब्स्टिकल्स वर ऑलवेज रिलेटिंग टू द टाइम मैनेजमेंट ऑफ द पेपर्स। आप कौन सा सेक्शन, कौन से सब्जेक्ट का सेक्शन हैंडल कैसे कर रहे हो। इट वाज ऑलवेज रिलेटिंग टू द स्ट्रैटेजी वी यूज इन एग्जाम्स। आपको स्ट्रैटेजी सबसे परफेक्ट करने के लिए मल्टीपल पेपर्स देने पड़ेंगे एक एक्सपीरियंस लाने के लिए। तो हर एक पेपर में आप कुछ तो नई चीज सीखते हो और आप एंड एग्जाम में वो रेप्लिकेट कर सकते हो क्या विद द बेस्ट स्ट्रैटेजीज व्हाट वी सी। अच्छा, ओके। तो वेदांत, पेपर के चैलेंजेस के साथ साथ और भी कुछ चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे। कभी ऐसा कोई मोमेंट आया जहाँ पे तुम्हें फील हुआ कि नहीं यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ बट आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो क्यों कर रहा हूँ इतना? ऐसा कभी कोई ऐसे सिचुएशंस आई है इस प्रिपरेशन में? ऐसे मतलब बहुत सिचुएशंस आई है, ऐसे बोलना चाहिए। तो मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एक सीरीज ऑफ पेपर में मेरे एग्जाम जेई मेंस के पेपर में मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे थे। आई ट्राइड एवरीथिंग, मतलब मैंने मल्टीपल चेंजेस किए थे टू माय रूटीन एज वेल। मैंने पेपर पैटर्न, मतलब जिस तरह से मैं पेपर अटेम्प्ट करता हूँ वो चेंज किया था। हमने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज डिस्कस की थी और वो मैंने इम्प्लीकेट की थी पेपर में, बट देयर वाज नो चेंज इन माय मार्क्स। सो एक डिस्पेयर था, एक सर्टेन पीरियड था जिसमें आई वाज डाउन, लिटरली डाउन। मतलब मैं वर्स्ट फेज ऑफ द प्रोसेस बोलना चाहता हूँ, बट मेरे हिसाब से वो फेज सबके प्रोसेस में आना चाहिए, क्योंकि वो लो के बाद जितना बड़ा हाई आता है वो आपका नहीं आएगा अगर आप एक स्टैग्नेंट प्रोसेस में जा रहे हो। तो मेरा उसके बाद जब मैंने मल्टीपल चेंजेस ले ओवर अ कोर्स ऑफ 3 और 4 वीक्स, तो तभी मेरा बेस्ट हाई आया है। और वो टीचर्स और मेंटर्स की वजह से ही है, क्योंकि उन्होंने बस एक ही चीज बोली थी, लगे रहो। नॉट मार्क्स आते जाते रहेंगे बट इम्प्रूवमेंट होता रहेगा अगर आप चेंज करते रहोगे। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट दे से, राइट? तो वही है कि आप चेंज करते रहो, स्ट्रैटेजी बेटर बनाते रहो और टीचर की एडवाइस सुनो। उन्होंने तो बोला था लगे रहो, तो हम लगे रहे।
अच्छा, तो इस जर्नी में तुम्हारे पेरेंट्स का कैसा इन्वॉल्वमेंट था ये पूरे 2 साल की जर्नी में, उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? पेरेंट्स एक्चुअली बहुत सपोर्टिंग थे और दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस कि मैंने प्रोसेस क्रैक किया है। आई डोंट थिंक 2 सालों में उन्होंने एक बार भी मुझसे ये पूछा है कि मार्क्स कितने हैं। दे वर ऑलवेज लाइक यू शुड मेंटेन योर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ, और उसके लिए मेंटल हेल्थ के पार्ट में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ दे आर नॉट प्रेशराइजिंग यू, इफ दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, देन इट इज रियली लाइट फॉर यू। आप वो मेंटल हेल्थ वाला पार्ट टिक मार सकते हो, ऐसा बोल सकते हो कि आप रियली रिलैक्स्ड रहते हो प्रोसेस के ड्यूरेशन में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे पेरेंट्स वो डोमेन में बहुत ही चिल थे। अच्छा, ओके। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा इनपुट है इस सेशन से कि आपका बच्चा अगर मेहनत कर रहा है तो आपको एक पेशेंस रखना पड़ेगा, बच्चे से ज़्यादा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ रिजल्ट की ही बात नहीं है, बच्चे के मेंटल हेल्थ की भी बात है। ठीक है, तो थैंक यू वेदांत, ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करने के लिए। अच्छा, तो जैसे कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन थी ओवरऑल थोड़ा जेई ओरिएंटेड था, जेई में थोड़ा स्कोर भी जैसे तुम्हारी जर्नी रही है कि स्कोर थोड़ा एक अबव एवरेज वाला स्कोर था। तो ऐसे स्टूडेंट्स जब जैसे महाराष्ट्र में बोर्ड से या फिर और भी जैसे कोई स्टूडेंट है सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन को कैसे हैंडल करना है, और जो भी अलाइड एग्जाम्स है, एमएसटी सीईटी हो, बिटसैट हो, वीआईटी ट्रिपल ई हो, तो ये इन सब चीजों को तुमने कैसे मैनेज किया? बोर्ड्स के लिए कैसा होता है कि आपके जेई मेंस होने के बाद यू गेट अ ड्यूरेशन ऑफ 20 to 25 days फॉर मतलब बोर्ड्स के लिए पढ़ने के लिए। तो हमने जैसे विराज इंस्टीट्यूट में क्या किया था कि दिसंबर नवंबर ये मंथ में एक मॉक पेपर, बहुत सारे मॉक पेपर दिए थे बोर्ड्स के लिए। तो हम एक्चुअली बोर्ड्स के डोमेन में वी वर ओके, मतलब हमने वो मॉक पेपर्स दिए थे, इसलिए हमें पता था कि कैसे पेपर्स आने वाले हैं, और उसके लिए हमें ज्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ा एज सच, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स और वो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड थे। जैसे एज फार एज इट कम्स टू अदर सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश और वो सब, तो आप वो 20-25 डेज में इनफ टाइम होता है कवर अप करने के लिए। बट जो मेन सब्जेक्ट होते हैं रिलेटिंग टू साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, वो इंस्टीट्यूट में ही जेई पोर्शन के साथ कवर हो जाता है। तो बोर्ड्स एक्चुअली लाइट जाते हैं, इतना प्रेशर नहीं होता बोर्ड्स का। वो 20-25 डेज में आप एक्चुअली सब कवर कर सकते हो। एंड एमएसटी सीईटी एंड अदर एग्जाम्स जो लोग देते हैं, एमएचटी सीईटी के लिए बेसिकली आप एक पैरेलल प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, वो जेई से रिलेटेड ही है पूरा। जेई से एक माइल्डर वर्जन है एमएचटी सीईटी, जस्ट दैट सीईटी का फॉर्मेट थोड़ा अलग है, इसलिए उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत लगता है। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर, 150 क्वेश्चन होते हैं, तो वो टैकल करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा चाहिए। द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज नॉट इन कंपैरिजन टू जेई लेवल क्वेश्चन, थोड़े इजियर होते हैं, बोर्ड लेवल क्वेश्चंस होते हैं इफ यू कैन से। तो वो प्रोसेस आपको एक पैरेलल रन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जेई के लिए किया है तो फिर आपको थोड़े मॉक पेपर्स देने की जरूरत है सीईटी के, तो यू विल बी जस्ट फाइन इन दैट। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स अभी जेई के प्रिपरेशन में एक एवरेज अब एवरेज अगर पोजीशन में हो, तो आपको बोर्ड्स एंड सीईटी के लिए ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि वेदांत ने खुद बोर्ड्स में 90% से ज़्यादा स्कोर किया है, सीईटी में 99.91 परसेंटाइल स्कोर किया है। तो आई होप जो बच्चे जेई में अच्छा कर रहे हैं उनको इस जो भी वेदांत ने आंसर दिया वहाँ से थोड़ा एक अच्छा इनपुट मिला हो। तो वेदांत, जेई मेंस जैसे एंड का जो प्रोसेस आता है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब जेई का एग्ज़ाम 2 महीने बाद एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो उस टाइम क्या मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही थी, कैसे एफर्ट डाला था, कितने नंबर ऑफ आवर्स की प्रिपरेशन एवरी डे चल रही थी, उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? जेई मेंस के बाद, जेई मेंस के जस्ट पहले 2 महीने पहले, फर्स्ट मेंस 2 महीने पहले। तो जेई मेंस से 2 महीने पहले हम एक्चुअली रिवीजन फेज में थे। ऑब्वियसली सारा पोर्शन हो जाता है वो ड्यूरेशन में, एटलीस्ट वी एक्सपेक्ट कि सारे इंस्टीट्यूट्स में हो जाता है, हमारे इंस्टीट्यूट में हो चुका था। और हमने दूसरा रिवीजन, देयर वर 2 रिवीजन फेजेस। हमने पहला रिवीजन फेज चालू किया था और हमने उसमें बहुत सारे मॉक पेपर्स लिखे थे, और बाद में दूसरा रिवीजन फेज था जिसमें वापस से मॉक पेपर्स लिखे थे। जो लास्ट एंड मंथ था, जो जनवरी का मंथ था, उसमें हमने बस मॉक पेपर्स लिखे थे और एनालाइज किया था
हर एक पेपर को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग जेईई मेंस। बस नोट्स पढ़ के होने नहीं वाला, यू हैव टू प्रैक्टिकली गिव द एग्जाम्स और देखना पड़ेगा आपको कि आपकी प्रॉब्लम किधर आ रही है, मतलब कौन से सब्जेक्ट में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कौन से पर्टिकुलर चैप्टर में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और वो एनालिसिस से ही आता है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एग्जाम कि आपको वो एनालिसिस करना पड़ेगा। लास्ट के 2 मंथ्स की बात की जाए तो बहुत रिगरस प्रोसेस था हमारा। मैं डेली 14 to 15 आवर्स, मतलब 8 आवर्स तो सेंटर पे ही रहता था, उसको छोड़ के 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी होती थी। तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गेट अ गुड इनफ रैंक। अगर मैं बोलूँ तो मेरी ऑलमोस्ट अंडर 1500 रैंक थी मेंस में, और वो लाने के लिए आपको उतना एनालिसिस, उतना ज्यादा पेपर्स लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि जेईई मेंस इज वेरी कॉम्पिटिटिव। अगर एक इजी पेपर आ गया तो बहुत लोग आपसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इस रिवीजन फेज में कुछ ऐसे एग्जाम्स जहाँ पे फील हो कि यार बहुत ही नीचे चले गए हैं, और फिर एंड तक उस चीज को कैसे टैकल किया? कोई ऐसा एग्जाम्पल है, कोई ऐसा सिचुएशन रहा है? तो ये सिचुएशन बहुत ही कॉमन होता है एक्चुअली, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो रहा है ऐसा सिचुएशन। इनिशियली जब रिवीजन फेज चालू हुआ था तब मेरे जेईई मेंस में एक मॉक पेपर में 180 मार्क्स आए थे। सो दैट वाज अ रियली लो स्कोर फॉर मी। मैंने कंटिन्यूसली 230s और 240s में स्कोर किया था इन द पास्ट मंथ्स, बट सडनली स्कोर ड्रॉप हुआ था। और मैंने सर से, ऑब्वियसली ऐसे पेपर होते हैं तो इट इज वेरी हेल्पफुल टू हैव सूटेबल मेंटर्स हु अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो मैंने विकास सर, मेरे जो मेंटर है उमेश सर, उनसे बात की थी। हम कॉन्स्टेंटली कॉन्वर्स कर रहे थे ओवर एवरी पेपर, और हम नई स्ट्रैटेजीज ला रहे थे। तो दैट इज व्हाट आई रिपीटेड कि पहले भी मैंने बोला है कि एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एनालिसिस है, और वो आप सर के साथ बैठ के करोगे तो वो बहुत बेटर होता है, क्योंकि वो हाईलाइट करते हैं कि आपको क्या बेटर करना चाहिए प्रोसेस में। तो मैंने वही किया जो सर ने बताया था कि यू नोट ये चैप्टर में डिफिकल्टी आ रही है, या फिर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिफिकल्टी आ रही है, तो फिर ये इम्प्रूव कर, ये सॉल्व कर। तो वही हुआ, और अल्टीमेटली जनवरी के एंड तक आई हैड स्कोर्ड 280 मार्क्स इन मेंस। तो वो जो कर्व है वो आएगा बड़ा, वो धीरे धीरे करके आएगा, इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक सडन इंक्रीज नहीं होता, यू हैव टू लेट द प्रोसेस बी। आपको प्रोसेस फॉलो करना है, और आपको कोई एक्सपेक्ट करना है कि आपके रिजल्ट आ जाए बहुत अच्छे। ओके, तो जैसे कि वेदांत का ये जो एक्सपीरियंस है कि रिवीजन फेज में भी हो सकता है आपने पूरा पढ़ने के बाद भी कोई डाउनफॉल आए, बट बार बार वेदांत का यही कहना है कि डाउनफॉल आना एक अच्छी चीज होती है, क्योंकि उसके बाद आप अपने आप के लिए थोड़ा ज्यादा सीरियस होकर सोचने लगते हो। तो वेदांत, ये 2 साल की जो जर्नी रही है विराज में, तो इस जर्नी में पीयर लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है? जो भी बैच में तुम्हारी प्रिपरेशन हुई है, तो ओवरऑल उन स्टूडेंट्स के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा है, और वहां से क्या क्या बेनिफिट्स हुए, क्या क्या लर्निंग्स है? तो जैसे मैंने बोला था कि जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एटमॉस्फेयर। अगर आपका कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर होगा देन इट विल अर्ज यू टू डू मोर, मतलब आपके पोटेंशियल के आगे जाओगे आप टू कम्पीट विद अदर पीपल। अगर जैसे हमारा बैच का एग्जांपल लिया तो एवरीवन वाज कॉम्पिटिटिव, मतलब सबको वो रैंक 1 लानी थी। और इसलिए हम, अगर आप आपके आसपास लोगों को पढ़ते हुए देखते हो तो आपके भी अर्ज होती है पढ़ने के लिए। तो वो जो एटमॉस्फेयर हमारे क्लास में था वो रियली कॉम्पिटिटिव था, बट वो एक फ्रेंडली कंपटीशन था। मतलब कौन फर्स्ट आएगा ये सबके लिए इम्पोर्टेंट था, बट आफ्टर द एग्जाम हम सब बैठते थे और एनालिसिस करते थे एक साथ ही कि नॉट ये कैसे सॉल्व करेगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो इट वाज अ फ्रेंडली कंपटीशन अमंगस्ट अस, बट दैट इज व्हाट इज रियली इम्पोर्टेंट टू फॉर यू टू मतलब गेट पास्ट योर पोटेंशियल। मैं 10 से 11 घंटा पहले पढ़ता था, मैक्सिमम दैट आई कुड डू वाज 10-11 आवर्स, बट क्योंकि बाकी सब ज्यादा पढ़ रहे थे मेरे से तो मुझे भी इंक्लिनेशन हुआ कि मैं ज्यादा पढूं। तो ये एक बेनिफिट होता है टू हैव अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, दैट इज व्हाट इज रियली रिक्वायर्ड फॉर अ कॉम्पिटिटिव प्रोसेस लाइक जेईई। अच्छा, ये जो 10 to 11 आवर्स है, ये लेक्चर्स के अलावा है या लेक्चर्स इंक्लूड करके? नहीं, लेक्चर्स इंक्लूड करते हैं सर ये। अच्छा, मतलब हो सकता है कोई 10-11 घंटा सुन के सोच रहा हो कि फिर ये सोता भी था कि नहीं था। ठीक है, तो ये इंक्लूड करके था। ओके,
तो वेदांत, इसके बाद बात करेंगे एक ओवरऑल एक्सपीरियंस की। 2 साल की जर्नी रही है। इस 2 साल की जर्नी में चाहे पीयर लर्निंग हो या फिर फैकल्टी मेंटर्स, सीनियर स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, तो ये सब को तुम कैसे कैसे समराइज करोगे कि कैसा एक एक्सपीरियंस ये रहा है? मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि विराज में हमने जो 2 साल बिताई है वो मतलब ऐसे लगा ही नहीं हम जेई के लिए पढ़ रहे हैं। जब पढ़ाई का फेज आता था तब हमें पता था कि हमें पढ़ाई करनी है, कोई आके बताता नहीं था कि आपको पढ़ना है। बट जब मजे का फेज होता तो हमने बहुत मजे किए। अगर आप सर को पूछोगे या किसी से भी पूछोगे तो मैंने सारे ऑलमोस्ट विराज के जितने भी इवेंट है वो अटेंड किए। बट मैंने जो मजे है वो इंस्टीट्यूट तक ही रखे हैं। घर जाके मैं पढ़ाई करता था पूरे टाइम। आपको अगर आप पढ़ाई के बारे में सीरियस हो तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट में आपके बहुत मजे होने वाले हैं, क्योंकि हमने लेक्चर के बीच में भी पढ़ाई करते वक्त भी मजे किए। हमने हमारा इक्वेशन जो है हमारे मेंटर्स और टीचर्स के साथ वो बहुत अच्छा है, और वो इसी वजह से क्योंकि हमने जिस टाइम पे जो चीज करनी चाहिए थी वो हमने की है। एज फार एज इट कम्स टू सीनियर जूनियर इंटरेक्शन तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ है मैं कोई भी सीनियर का नंबर लेके उनको टेक्स्ट कर सकता हूँ कि सर ये दिक्कत हो रही है। और मेरे अभी क्योंकि मैं एल्यूमिनाई बन चुका हूँ तो मुझे भी जूनियर्स टेक्स्ट करते हैं कि सर ये चीज में प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज में दिक्कत आ रही है, तो आप बताओ, कुछ रास्ता बताओ। तो ये पहले से ही हम इतने फ्रैंक एटमॉस्फेयर में है कि हम हिचकिचाते नहीं है पूछने के लिए। तो मैंने सीनियर्स की मदद ली है, मैंने सर की मदद ली है। हमने रात को कॉल किया है सर को एकदम 1 बजे 2 बजे तक, और सर ने बिना डांटे हुए मतलब कॉल उठाए है और डाउट्स आंसर किए। ऐसे भी टाइम आया कि सर के घर पे जाके हमने डाउट सॉल्व किए। तो हाँ मतलब हाँ, वो एक्चुअली काफी अच्छा वो सब इंसिडेंट्स थे, वो मोमेंट्स थे कि हाँ मतलब एक और काफी फन एक्टिविटीज भी हुई है, जैसे हाँ। इमेजिका गए हैं, मूवी देखने गए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब वो तो जैसे उसका तो एक्सपीरियंस है, हमारा भी एज ए टीचर बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ, ठीक है। अच्छा वेदांत, ये सब चीज़ों के साथ एक होता है कि जैसे जब हमारी प्रिपरेशन ख़त्म होती है, जब हम IITs में जाते हैं, वहाँ पे भी हम कुछ हमारे फ्रेंड्स से मिलते हैं, और कहीं ना कहीं एक थोड़ा हल्का सा एक जेई प्रिपरेशन जर्नी का एक इंटरेक्शन होता ही है। तो अभी मतलब तुम्हारे हिसाब से, एक ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक बेस्ट स्टडी पाथ क्या हो सकता है जो स्टूडेंट, जैसे अभी मान लो जैसे अभी जो 11th में स्टूडेंट है, या फिर कोई जैसे 11th की बात करते हैं, 11th या 12th के स्टूडेंट्स की, कि एक बेस्ट स्टडी पाथ क्या होना चाहिए? कैसे मतलब जैसे कोई चैप्टर हम जब 0 से कर रहे हैं, 0 से लेके हीरो तक ले जाना है, तो उसके लिए तुम्हारे हिसाब से क्या एक सक्सेस मंत्र है? सक्सेस मंत्र, कोई भी चैप्टर को अगर मास्टर करना है आपको, बीट एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो पहले तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए जो क्लास में नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो आपको 100% आने चाहिए। हमने जेई मेंस में, इवन नॉट जेई एडवांस की बात कर रहे हैं, बट जेई मेंस में अगर आपको बहुत ही अच्छी रैंक चाहिए तो आपका पहला प्रायोरिटी क्लास नोट्स होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके क्लास के नोट्स के क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है तो वो एक बेस बन जाता है जिस पे आप बिल्ड कर सकते हो बाय सॉल्विंग अदर बुक्स। बट अदर बुक्स से पहले भी आपका जो कोर्स मटेरियल है जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है उसको भगवान मान के चलिए। ऐसा है कि जितने भी एक्सरसाइजेज है वो आप चाहिए तो 2 बार लगाइए, 1 बार लगाइए, 2 बार लगाइए, और समझिए एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको आना चाहिए वो कोर्स मटेरियल में। अगर आप वो क्लास नोट्स और कोर्स मटेरियल के साथ कंफर्टेबल है देन यू कैन स्टार्ट गोइंग फॉर अदर बुक्स। जैसे मैथ्स में हम सेंगेज लगाते हैं, ए दास गुप्ता लगाते हैं, और फिजिक्स में बहुत सारे बुक्स है। बट ये आपको तभी करना चाहिए जब आप अपने कोर्स मटेरियल के साथ 100% कंफर्टेबल है कि कोई भी क्वेश्चन हमने उठा के दे दिया एग्जाम में और आपका सॉल्व हो गया। और वो एक्स्ट्रा बुक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है व्हेन इट कम्स टू जेई एडवांस। जब आपके क्लास नोट्स के बाहर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब आपको दिक्कत होने लग जाती है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करनी ही चाहिए। बट वो तब होना चाहिए जब आप जेई मेंस और जेई एडवांस के आपके जो कोर्स मटेरियल के क्वेश्चन है वो हो गए हो। तो ये परफेक्ट पाथ है टू एनी इंडिविजुअल जो एक चैप्टर को मास्टर करना चाहते हैं। और बाद में तो अगर आपको आगे जाना है तो आप ओलंपियाड और वो लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, बट वो बहुत आगे की बात है। आपके ये सब होने के बाद आप
मेंटर्स या टीचर से पूछ के आपका फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको चैप्टर में इंटरेस्ट है तो। अच्छा, ओके। तो वेदांत, नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट सवाल है, तुम्हारे हिसाब से स्टूडेंट्स जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब प्रिपेयर करते हैं तो ऐसी क्या मिस्टेक्स वो करते हैं जिसके कारण उनका परफॉर्मेंस तो डाउन चला ही जाता है, बट कहीं ना कहीं एक ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे भी एक इम्पैक्ट हो जाता है? तो ऐसी क्या बेसिक सी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं जो तुमने नोटिस की होगी, तुम्हारे जो भी फ्रेंड सर्कल में बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे थे, तो ऐसी क्या मिस्टेक्स आपने ऑब्जर्व एक किया? तो मैंने पहले भी बोला था कि इनिशियल फेज में आप खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो। आप बोलते हो कि आप कंपीट नहीं कर सकते बाकी सब इंडिविजुअल्स के साथ जो मेरे से बेटर कर रहे हैं। वो एक आपके मेंटली आपको मतलब पुश करता है नीचे, आपको ऊपर उठने नहीं देता, क्योंकि आपको मेंटली पता चल चुका है कि आप इतना ही स्कोर कर सकते हो। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैंने जब ट्राई किया था टू गेट माई जेईई मेन स्कोर अबाउट 250, तब एक मेंटल ब्लॉकेज था कि 250 आज तक किसी का आया नहीं है तो मेरा भी कैसे आएगा। तो जब आप वो मेंटल ब्लॉकेज हटाते हो तभी जाके आप वो परस्यू कर सकते हो। इट इज वेरी हार्ड, बट हाँ, अगर आप मेंटर्स की गाइडेंस लोगे तो उसके अंडर वो बहुत इजी हो जाता है। जैसे एज फार एज इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, तो एक मेजर एस्पेक्ट जो मैंने बोला वो तो फैमिली का ही है। फैमिली अगर आपकी सपोर्टिव होगी तो आपको बहुत इजी होता है प्रोसेस अंडर को करने के लिए। मेरी फैमिली एज सच बहुत सपोर्टिव थी, इसलिए मेरे एकदम स्मूथ गया है प्रोसेस। और दूसरा फैक्टर ये होता है कि आपके इंस्टीट्यूट कैसे है। तो मुझे अगर कोई भी दिक्कत हुई तो भी मैं 2 बजे रात को 3 बजे इनको कॉल कर सकता हूँ। और ये बस जेईई प्रोसेस के लिए नहीं है, मैं अभी एलुमनाई बन चुका हूँ, मैं अभी भी कॉल कर सकता हूँ इन्हें 2 बजे या 3 बजे, तो ये तभी भी उठाएंगे मेरा कॉल। तो वो नेचर चाहिए आपको, वो इंस्टीट्यूट का एकदम हेल्पिंग नेचर हो कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बैठ के उनसे बात कर पाओ। तो दैट इज वन ऑफ द प्री रिक्विजिट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूट व्हिच यू शुड थिंक अबाउट व्हाइल एक्सप्लोरिंग फॉर जेईई। ओके, तो वेदांत, काफ़ी बढ़िया तुम्हारी तरफ से इनपुट्स इस सेशन में हमें मिले हैं। तो आई होप वेदांत ने जो भी चीज़ों पे हमें यहाँ पे गाइड किया है, चाहे वो इनिशियल जर्नी हो या फिर एक मिड जर्नी में आने वाले स्ट्रगल्स, मेंटल हेल्थ, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, मेंटर्स का इन्वॉल्वमेंट, तो इन सारे एस्पेक्ट पे जहाँ पे भी वेदांत ने गाइड किया है, उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को इस चीज़ से एक अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। क्योंकि अभी जेईई का एग्ज़ाम आने ही वाला है 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चे 11th में प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें इस सेशन में हमें समझने मिली है। ठीक है, तो थैंक यू वेदांत, तुमने अपना इतना कीमती समय स्टूडेंट्स के लिए, विराज के लिए निकाला। थैंक यू। थैंक यू सर। चलो, धन्यवाद।